नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं कि टैक्स देना सही है या गलत। कई लोग मुझसे, क्योंकि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम ये टैक्स क्यों दें सरकार को, हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही, हमें तो ये नहीं मिल रहा। उनकी अपनी अपनी शिकायतें होती हैं। और कुछ क्लाइंट्स भी आते हैं, कुछ मित्र लोग भी पूछते हैं कि भाई साहब टैक्स देने से हमें क्या फ़ायदा, डायरेक्ट ये तो सरकार लेती है और बांट देती है इधर उधर। तो मैंने उनसे ये पूछा, बोला कि भाई टैक्स देना क्यों आवश्यक है। पहले तो ये समझिए, आप किसी भी संघीय ढांचे या राज्य को टैक्स वैसी ही ज़रूरत है जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक व्यक्ति को आय की ज़रूरत है। बिना आय के क्या कोई व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है? आपके पास यदि कोई इनकम नहीं हो तो आप अपने जीवन को क्या सर्वाइव कर पाओगे? तो ऐसे ही संघीय सरकार को या राज्य को या देश को शासन व्यवस्था चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए ये टैक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि टैक्स उसकी आय है। रही बात टैक्स नहीं देना या टैक्स का इवेजन करना या टैक्स की प्लानिंग करना हो, वो दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में मूलभूत अंतर है। टैक्स प्लानिंग एक नियमों के अंतर्गत किया जाने वाला एक प्लानिंग है, जिसके अंतर्गत अपन प्लानिंग करते हैं तो सरकार उसके लिए मना नहीं करती, क्योंकि वो प्रावधान है। लेकिन टैक्स इवेजन तो हर हालत में गलत है, वो वैसे भी गलत है, एक अपराध भी है। और दूसरा, आप यदि टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को भी रोक रहे हो डेवलपमेंट करने से। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे, हम टैक्स नहीं दे रहे तो हमारे पास तो पैसा आ रहा है। मैंने कहा नहीं आ रहा, आपकी ग्रोथ रुक रही है। आप एक बार बताओ, आप यदि कोई भी व्यापार करते हैं, यदि आप उसको कैश में करते हैं तो रोकड़ भी आपको लिखनी है, हिसाब भी आपको करना है, कलेक्शन भी आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। आप जैसे ही उससे बाहर गए तो चोरी होने का डर है। स्टाफ किसी को रखा, किसी ने कोई बदमाशी कर ली, कोई कलेक्शन लेके आ रहा है कैश का, वो बीच में चोरी हो गया, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो आपका धंधा, एक अकेला आदमी धंधा कोई ग्रोथ कर सकता है क्या? धंधा तो पूरी टीम बनेगी तब जाके ग्रोथ होगा। तो आप अपनी ग्रोथ भी रोक रहे हो। आप गले पे भी आप ही बैठे हो, परचेज पे भी आप बैठे हो, सेल पे भी आप बैठे हो, कस्टमर रिलेशन पे भी आप बैठे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई उसके लिए भी आप हो। तो आपने अपने इर्द गिर्द ही सारी चीज़ों को केंद्रित कर लिया, जबकि विकेंद्रीकरण से ग्रोथ आती है, सेंट्रलाइजेशन से कभी ग्रोथ नहीं आती। तो आप अपनी ग्रोथ को भी रोक रहे हो। आपके पास पैसा होगा, लेकिन आपकी बुक्स क्या बोलती है? बैंक आपको लोन देगा, वो आपकी बैंक बुक्स पे देगा। टैक्स आपने पे किया है तभी आपकी बुक स्ट्रांग होगी। तो आप टैक्स को लायबिलिटी नहीं मानकर टैक्स को अपने विकास का आधार जिस दिन मानने लगेंगे, उस दिन आपकी ग्रोथ मल्टीपल हो जाएगी। तो और आपका वैल्यूएशन जो बिजनेस का होगा वो भी मल्टीपल हो जाएगा। आज आपका धंधा होगा भले ही कितना भी, लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, चौपड़े में नहीं है, तो उस धंधे की कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन आप उसको बुक्स में ले आओगे, उस दिन उस धंधे की भी वैल्यू होगी, और उस धंधे के कारण जीडीपी में क्या ग्रोथ आ रही है वो देश की भी वैल्यू होगी। जीडीपी क्या है? आज हमारा जो सबका बिजनेस कलेक्टिव होकर के जो फिगर जाती है वही तो जीडीपी है। तो इसलिए आप देश के विकास में भी योगदान दे रहे हो और खुद का भी डेवलपमेंट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बोले कि वैल्यूएशन क्या है? अब वैल्यूएशन की बात समझ में नहीं आई। वैल्यूएशन की बात उनको समझाई कि भाई वैल्यूएशन ऐसा है, आप यदि 100 रुपया कमाते हो और उसके ऊपर सपोज करो 33 रुपये का टैक्स है, तो यदि आप मैंने उनको सीधा से यही बोला कि यदि आप 1 रुपये टैक्स देते हो ना, तो आपका वैल्यूएशन बिजनेस का 75 गुना होता है, यानी 75 रुपया हो गया 1 रुपया टैक्स यदि आप दे रहे हो। तो बोले ये कैसे, ये समझाओ। तो मैंने उनको समझाया कि आप यदि 100 रुपया कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो, सपोज करो 100 रुपया कमाते हो एक एग्जाम्पल के हिसाब से, तो आप उस पर 33% टैक्स देते हो सरकार को। 33% टैक्स देने के बाद में आपके पास जो बचा वो 67 रुपीज़ बचा। कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और यदि आप उसको कैश में कर रहे हो तो आपका वैल्यूएशन कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन आप उसको बुक्स में ला रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो, पूरा रिकॉर्डेड कर रहे हो, एक एक चीज़ का ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो जो 67 का प्रॉफिट है वो स्केलेबल भी है। आपकी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए उसका वैल्यूएशन मिलता है। अब वो वैल्यूएशन शुरू हो जाता है 8 मल्टीपल से लेकर के 20 मल्टीपल तक स्टार्टिंग में। जैसे जैसे वो बिज़नेस बढ़ेगा, जैसे जैसे वो अपने आपकी बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट पे लोगों का ब्रांड आपका बढ़ेगा,
तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन और ज़्यादा मिल जाएगी। आज कंपनियाँ बाजार के अंदर 200 के मल्टीपल पे भी वैल्यूएशन मिल रहा है कंपनियों को। तो आप इस एंगल पे देखिए कि आपने यदि 67 रुपये दिया और आप 10 का वैल्यूएशन भी कर लीजिए, 20 का वैल्यूएशन करते हैं, तो 20 का वैल्यूएशन करते हैं तो आपका वैल्यूएशन क्या हुआ 67 रुपीज़ के ऊपर, 67 रुपीज़ के ऊपर 20 का वैल्यूएशन करते हैं तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1370 रुपये, यानी 1370 रुपया वैल्यू आ गई आपकी। तो आपने 33 रुपये टैक्स दिया और 1370 रुपये आपकी वैल्यू आ गई। ये तो मैं 20 के मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। यदि आपको मल्टीपल बढ़ जाता है तो आपको वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो आप बिजनेस में कमा रहे हो उसका बिजनेस वैल्यूएशन तो आप अनलॉक ही नहीं कर रहे हो, आप पीढ़ियों से काम कर रहे हो, लेकिन पीढ़ियों से काम करने के बाद भी आपको बिजनेस वैल्यूएशन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपने बुक्स में शो नहीं किया, आपने टैक्स पे नहीं किया। तो टैक्स पे करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम हमारा डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हमारी भी ग्रोथ कर रहे हैं। आज बैंक आपको पैसा भी देने को रेडी हो जाएगा। आपकी चौपड़े में यदि आपका टर्नओवर है और यदि आपके चौपड़े में टर्नओवर है तो उसके बेसिस पे सीधा 20% की लिमिट मिल जाती है बैंक से, वर्किंग कैपिटल लिमिट। आपके पास 20% का वर्किंग कैपिटल लिमिट आ गया, बैंक आपसे क्या ब्याज लेगा? 9% लेगा। आपके धंधे में सपोज करो मार्जिन ही 10% है और आप धंधे में 6 बार पैसा घुमा सकते हो, तो उस पैसे से आपने 60% कमा लिया। तो बैंक को तो 9% ही दिया, तो 50% फिर आपने कमा लिया। लेकिन वो आप टैक्स दे रहे हो, उसमें से भी कितना दोगे? 60 में से 50%, 10% ब्याज गया, 50% कमाया, 50 में से 1/3 आपने दे भी दिया, तो भी आप 34% कमा रहे हो। और उस बैंक के पैसे से ही आप ग्रो कर लोगे। कोई भी बिजनेसमैन अपने पैसे से ग्रो नहीं होता, उसको बैंक का तो चाहिए ही चाहिए सपोर्ट, उसको फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए। वो फाइनेंशियल पार्टनर कब मिलेगा? जब आप बुक्स में प्रॉफिट दिखाओगे, बुक्स में टर्नओवर दिखाओगे और बुक्स में टैक्स दोगे। तो इसलिए टैक्स देना कतई बुरी बात नहीं है। टैक्स देना हमेशा आपके लिए तो फायदेमंद है, 101% है, और देश के लिए भी आप योगदान दे रहे हो, जीडीपी के रूप में भी, टैक्स पेयर के रूप में भी। और आज आप ये समझ लो, जो आपने टैक्स बचाया भी है सपोज करो, तो कोई भी वो गलत है, वो कोई भी गलत पैसा है, चाहे वो टैक्स की चोरी का पैसा है, चाहे वो किसी का पैसा दबा लिया आपने, चाहे किसी का एक तरीके से कपट करके, मिथ्या वचन करके, झूठ फरेब करके कोई भी पैसा बनाया भी है। हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही क्लियर कहा गया है कि कोई भी गलत पैसा आपके पास 10 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकता। उसकी आयु 10 साल ही है, 10 साल के बाद वो 10 गुना होकर जाना ही है, ये तय है। और आप भी नोट कर लेना, मैंने कहा आपने कभी किया होगा तो बोला हाँ ये तो है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ पैसे हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है अननेसेसरी, कभी कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, तो कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से वो जाने ही वाला है। लेकिन यदि आप टैक्स पे करके अपनी पूरी ईमानदारी का पैसा आप अपने पास रखोगे तो वो मल्टीपल 100 गुना होता है। तो आप हर एंगल से यदि आप देखो, यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तो भी आपके पास आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। और यदि आप कंप्लायंस की दृष्टि से देखो, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से देखो, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखो, तो आपकी ग्रोथ होने ही वाली है। और आपकी ग्रोथ होगी तो आपके समाज की ग्रोथ होगी, और समाज के ही राष्ट्र की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि आप उसमें टैक्स पेयर के रूप में भी योगदान दे रहे हैं और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन आपको हो रहा है। तो इसलिए टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है। तो बोले फिर हमारे इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लागू हो जाएगी। हमारा कंसल्टेंट तो हमें बोलता है कि नहीं चलने दो जैसे ही। मैंने कहा आप अपने कंसल्टेंट को फीस कितनी देते हो? तो वो हंसने लगे। वो हमसे 2,500 रुपये फाइल के चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऑडिट के? और ऑडिट से नीचे रखते हैं, ऑडिट वाला तो कोई झंझट ही नहीं है। तो मैंने कहा 2,500 में तो आपको यही सलाह मिलेगी जो आप कर रहे हो। आप क्यों सोचते हो कि 2,500 रुपये दे के आपके ऊपर वो माथा लगाएगा? तो बोला आपकी क्या फ़ीस है? मैंने कहा मेरी फ़ीस तो भाई मैं 25,000 रुपये लेता हूँ, टैक्स ऑडिट की मिनिमम फीस, इससे कम मैं लेता ही नहीं। और कोई आता भी है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, वैसा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि इससे कम में मैं अपना इनपुट दे नहीं पाऊँगा और समय नहीं दे पाऊँगा। तो वो बोले कि ठीक है साहब, आप हमारा काम आप देखो। मैंने कहा नहीं, काम उन्हीं को रखो आप, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप उनको बोलो कि मेरी ये विज़न है, मैं इतना बढ़ना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से आप उनको, वो भी आपको गाइड करेंगे। आपने उनको कभी बोला ही नहीं कि मेरे को बढ़ना है, मेरे को आगे चलना है। तो स्पेशली आप जब सीए के पास जाते हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉट मेरली एन अकाउंटेंट, ही इज ए कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आप उसके साथ खुल के बात तो करो, अपना विजन दिखाओ तो सही उसको, वो आपको कहाँ लेके जा सकता है। तो आप उनसे जैसी सलाह मांगोगे, जैसा उससे व्यवहार करोगे, वो वैसे ही आपसे बात करने वाला है। वो क्यों दिमाग लगाएगा? ठीक है भाई, तू जो लेके आया वो मैं भर देता हूँ, और उससे आप बात ही नहीं करोगे, अपनी बात बताओगे ही नहीं, तो वो आपको सलाह कहाँ से देगा? आपने मेरे से खुल के बात की, तो मैंने आपको बोला कि टैक्स पे करना कोई नुकसान नहीं है, टैक्स पे करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद है।
तो वो बड़ा खुश होके गया, तो बोले नहीं सर मेरी फेल आप रखो। मैंने कहा नहीं, आप उनको ही दो, उनसे बात करो, तो मेरी फ़ीस ज़रूर लूँगा मैं आपकी ये मीटिंग की। तो बोले कि आपकी क्या फ़ीस है? मैंने कहा मैं तो 25,000 से कम लेता नहीं फ़ीस। तो हंसने लगे कि सर इतनी सी बात की इतनी फ़ीस? मैंने कहा सर बात इतनी सी नहीं है, आपका विज़न, आपके द्वार खोल दिए, चक्षु द्वार। जो आप अभी सोच के बैठे थे कि मैं तो भैया टैक्स देना ही नहीं है, मेरे को तो यहीं रहना है, यहीं पे काम करना है, तो आपकी जो लिमिटेशंस आपने खुद अपने लिए बना रखी थी, उन लिमिटेशंस को मैंने खोला है। मेरे को आपसे फ़ीस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप आए अच्छी बात है, लेकिन आप इस विज़न के साथ आगे बढ़ो। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरा ये फ़ायदा हुआ, उस दिन आकर के मुझे आप फ़ीस दे के जाना। तो वो बड़ा खुश हुए कि ठीक है सर, मैं आपसे जिस दिन 1 साल में देखता हूँ, उसके बाद यदि मैं आपका फार्मूला सही रहा तो मैं ज़रूर आपके पास फ़ीस इससे डबल दे के जाऊँगा। और वो आदमी वापस मेरे पास 1.5 साल के बाद आया और मुझे फ़ीस दे के गया, 51,000 रुपये का चेक लेके आया कि भाई साहब ये फ़ीस लो, आपने हमें गाइड किया। और इस गाइडेंस के, आपके 10 मिनट के गाइडेंस ने मेरा पूरा विज़न ही क्लियर कर दिया। तो इसलिए ये एक उदाहरण दिया है मैंने आपको कि टैक्स देना कभी भी कोई गलत नहीं है। आप अपना भी विकास करते हो, देश का भी विकास करते हो। नमस्कार।